नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 लाया हूँ, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके सारे पार्ट के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सबका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रुप डी की तैयारी लगातार आपको करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जीके हो गया, जीएस हो गया, सीए हो गया, रीजनिंग, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ और जीके के लगातार वीडियो आपको तैयारी करा रहे हैं। एक चैनल और हमारा है दोस्तों, जो कि ओम जायसवाल नाम से है। ये इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस, जो कि टॉपिक वाइज, जीके हो गया, मैथ हो गया, सारे के सारे वीडियो टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो आपको बताना है कि जो जड़त्व का नियम था वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गैलीलियो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कितनी बार आया हुआ है। जो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। इनमें से आपको बताना है कि जो रेखीय संवेग संरक्षण है वो किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। यानी यह जो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम है, इन दोनों के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। आपको बताना है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व। जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये जो मैथ के हमने 500 ई बुक बनाया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस हैं, जो कि सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रुप डी आने वाला जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प करेगी। 500 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है, साथ ही ट्रिक के साथ भी है। एक और हमारा ई बुक है दोस्तों, जो जी के टॉपिक वाइज 70 प्लस टॉपिक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस ई बुक में आपको ना मिले, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के बाद आपको कोई और बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक हो, ऑल ओवर 70 प्लस टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न और उससे रिलेटेड उसके महत्वपूर्ण डिटेल भी हैं दोस्तों। तो आप भी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? आपको बताना है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी किसी पिंड का वेग एक समान तब होता है जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर यानी नियत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रॉकेट है खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संवेग संरक्षण। रॉकेट जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर ख़राब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंक देना चाहिए। आपको बता दें कि ये संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार है कि किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखन किया जाता है, वक्र क्या होगा। इनमें से बताना है कि वक्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक दीर्घवृत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, आपको बताना है इसके आगे खाली स्थान है, इसमें से क्या होगा। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समान त्वरण होता है। आपको बताते हैं कि जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी का कोई भी उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग का काठिन्य है, आपको बताना है इनमें से कि स्प्रिंग का काठिन्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। स्प्रिंग का बात करें तो स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिता की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिता क्षमता उतनी ही अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आवेग माप है, इनमें से बताना है कि आवेग किसका माप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भार का। आवेग जो है वो भार का माप है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बल का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। बताना है कि इनमें से बल का जो मात्रक है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर बल के मात्रक की बात करें तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर बल के बराबर दोस्तों हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक माइक्रोन बराबर है, इनमें से बताना है कि एक माइक्रोन किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.001 mm। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तापमान का एसआई मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तापमान का जो एसआई मात्रक इनमें से क्या है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केल्विन। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व के कारण। यानी जड़त्व के कारण ही पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर
वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यानयन बल कहते हैं। जो स्प्रिंग होता है को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है वो प्रत्यानयन बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गतिमान वस्तु में क्या होती है? इन चारों में से बताना है कि गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गतिज एवं स्थितिज दोनों हो जाएगी। यानी जो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। जैसे बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा का, तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए बस में जब चलते हैं तो ब्रेक लगाने पर आगे का हिस्सा झुक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? इनमें से बताना है क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, इसीलिए विकल्प सभी सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें बताना है कि विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा ही विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है यानी क्या मापता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। टैकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है, यानी टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसके राइट आंसर बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चाल, स्पीड। टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल या स्पीड को नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।